समय था जब फोटोग्राफी सिर्फ अमीरों का शौक हुआ करता था, क्योंकि कैमरास और इक्विपमेंट्स इतने महंगे हुआ करते थे कि वो सिर्फ जो रिच लोग थे वही अफोर्ड कर पाते थे। उसके बाद में आपको सिर्फ फोटोग्राफ खींचना ही नहीं होता था, उसमें नेगेटिव्स डालना है, उसके बाद उसको वॉश कराना है, उसको डेवलप कराना है। पर जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, आज हर किसी के हाथ में कैमरास हैं, या यूं कहें कि आपके पास में डीएसएलआर है या नहीं, पर फिर भी आपकी पॉकेट में एक कैमरा है। जिसके पास एक स्मार्टफोन है उसके पास फोटोग्राफी करने का मादा है। सो आपके पास जो भी कैमरास हैं, जो भी आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी एक फोटोग्राफर हैं। अब वो हम कह सकते हैं कि आप शायद शौक के लिए फोटोग्राफी कर रहे हों, आप शायद इंस्टाग्राम पे डाल रहे हों, या कहीं पर कोई रील्स कर रहे हों, या सोशल मीडिया पे कहीं पर भी शेयर कर रहे हों। पर अगर आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं ई कॉमर्स फोटोग्राफी से। और अगर आप पूरे कोर्स को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इक्विपमेंट्स की, क्योंकि स्मार्टफोन फोटोग्राफी से आप कमर्शियली काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इक्विपमेंट्स की, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लाइटिंग सेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप वन लाइट सेटअप क्रिएट करके पोर्ट्रेट्स भी खींच सकते हैं, फिर टू लाइट सेटअप कर सकते हैं, थ्री लाइट सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस लाइट्स के बारे में, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं और उससे भी पैसे कमा सकते हैं। सो इस कोर्स में जहां पर मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, वहीं मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो थ्रू आउट इस कोर्स में आप मेरे साथ रहिए। अगर आपके पास अभी डीएसएलआर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी फिलहाल आपको डीएसएलआर नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब आप इस कोर्स को कर लें उसके बाद आप डीएसएलआर खरीदिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैमरा आपको खरीदना है, कौन सी लाइट आपको खरीदनी है और कौन सा ट्राइपॉड आपको खरीदना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डीएसएलआर कैमरा होता क्या है, या प्रोफेशनल कैमराज होते क्या हैं। मेरा नाम है विपिन गौर और मैं पिछले 12 सालों से फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मैगजीन्स के लिए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैंने शूट किया है, और यहाँ इस कोर्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ई कॉमर्स फोटोग्राफी करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने की कि प्रोफेशनल कैमराज होते क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। आज के डीएसएलआर को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और थोड़ा सा एक जानने की कोशिश करते हैं कि कैमरास की शुरुआत कैसे हुई। मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं लेकर के जाऊँगा, मैं यहाँ पर आपको कोई साल नहीं बताने वाला कौन सा साल में क्या शुरू हुआ, हिस्ट्री नहीं जानते। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैमरा, जो आज का हम जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आया और कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई कैमरा ऑब्सक्यूरा से। अब कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या था? कैमरा ऑब्सक्यूरा बेसिकली था कि एक तरफ से लाइट आती थी एक होल में से, एक लेंस के थ्रू, और दूसरी तरफ जो है उसकी इमेज क्रिएट हो जाती थी, जिस इमेज के ऊपर ड्राइंग बनाई जाती थी या पेंटिंग की जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोग्राफी का मतलब जो है वो है फोटो, जो कि ग्रीक भाषा में जिसको हम कहते हैं लाइट, और ग्राफी का मतलब है ड्राइंग। तो यहाँ पर कैमरा ऑब्सक्यूरा से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट से पेंटिंग करना, यानी कि जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है उसके बाद उसके ऊपर ड्राइंग करना या उसकी पेंटिंग करना, जो कि धीरे धीरे आगे बदलता गया, और बदलते हुए उसने ले ली एक जगह एक नॉर्मल कैमरा की, जिसमें कि आप लाइट को कैप्चर करके इमेजेस को क्रिएट करते थे। कैमरा ऑब्सक्यूरा के बाद में क्या होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाती है जिसके अंदर की वो ड्राइंग करने की जगह वो कोई एक मटेरियल हो, कोई प्लेट हो, जहां पर कि उस इमेज को रखा जा सके, ताकि उस इमेज को स्टोर किया जा सके, ना कि उसके ऊपर कोई आर्टिस्ट ड्राइंग करे। अब केमिकल्स डेवलप होते हैं, एक प्लेट के ऊपर इमेज को खींचा जाता है, लेकिन वो इमेज जैसे ही उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, वो इमेज तो आ जाती है, पर जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है वो फेड हो जाती है, वो उड़ जाती है। फिर उसके बाद में डिफरेंट तरीके से और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उसके बाद में एक जगह पहुंचे जहां पर कि उसको एक ऐसे एक्सपोज किया गया, यानी कि वही कैमरा ऑब्सक्यूरा की टेक्निक को, कि वहां से लाइट आएगी, एक प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी और उस प्लेट के ऊपर इमेज पड़ जाएगी, जिसके बाद में अगर वो ओपन में धूप में भी रहे तो वो फेड नहीं होगी। और यहां से शुरुआत होती है हमारे नेगेटिव्स की, यानी कि ऐसे कैमरास जिनके अंदर की नेगेटिव्स पड़े होते थे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई कोडेक से। कोडेक ने एक कैमरा निकाला जिसके अंदर की नेगेटिव्स प्री बिल्ट होते थे, यानी प्री लोडेड होते थे। एक छोटा सा कैमरा होता था,
तो अब यहां पर आता है कोडेक का कैमरा, जो कि प्री बिल्ड जिसके अंदर नेगेटिव्स होते थे, और उसके अंदर होता यह था, उसने एडवर्टाइज इस तरीके से किया था कि आप इस कैमरा को ले जाइए, फोटो खींचिए। इतना बड़ा बॉक्स टाइप होता था, आप फोटोग्राफ्स खींचिए, हमारे पास लेकर आइए, हम इसमें से निकालेंगे, डेवलप करेंगे, वॉश करेंगे और आपको दे देंगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और यहां से जो कैमरास थे वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुए, यहां से वो कंज्यूमर लेवल पे आने शुरू हुए, पर अभी भी कैमरास बहुत ज्यादा महंगे थे। इसके बाद में आता है एक कैमरा, पर मैं इससे पहले कि आगे बताऊं, एक चीज मैं आपको और ये बता दूं कि यहां पर जो फोटोग्राफ खींची जाती थी उसके अंदर आप देख नहीं पाते थे कि आप क्या खींच रहे हैं, आप सिर्फ उसको एक तरफ पकड़ते थे और बटन दबा देते थे। बटन टाइप कुछ उसके अंदर होता था जिसको आप दबा देते थे, इमेज जो है वो पीछे नेगेटिव पे आ जाती थी। उसके बाद में अब ऐसी इनोवेशंस होनी शुरू हुई, जैसे कि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती है, तो वो ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर कि ये हुआ कि भाई हमें पता चलना चाहिए हम क्या खींचने जा रहे हैं, यानी कि आप जो देखें आप उसको खींच पाएं। यहां पर आता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, यानी कि एक ऐसा कैमरा जो कि इतना बड़ा होता था, एक लेंस ऊपर होता था और एक लेंस नीचे होता था। यहां पर जो दोनों लेंसेज के काम होते थे, उसमें से जो ऊपर वाला लेंस होता था वो बेसिकली ये दिखाता था कि आप क्या खींचने वाले हैं, यानी कि वो यहां से दिखाता था, और उससे नीचे जो कैमरा लगा होता था और उसके नीचे जो लेंस लगा होता था वो बेसिकली एक्सपोज करता था नेगेटिव को। सो दिस वाज ट्विन लेंस रिफ्लेक्स, यानी कि दो लेंसेज जिसमें से एक देखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा लेंस जो कि फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बड़े कैमरास थे, प्रॉब्लम ये होती थी कि आपको प्रिसाइज कॉम्पोजिशन नहीं मिलता था, क्योंकि आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, आप नीचे से आप उसको शूट कर रहे हैं। तो प्रिसीजन लाने के लिए और इनोवेशन हुई और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और अब यहां पर आता है मिरर कैमरा। मिररलेस नहीं बोल रहा हूं मैं, मिररलेस बाद में आएगा। यहां पर जो अब आता है वो है मिरर कैमरा, जो कि आज का डीएसएलआर है। अब उसमें क्या किया गया कि एक लेंस जो ऊपर वाला था उसको हटा दिया गया। अब वो अगर हट गया तो अब ये वापस हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे चले गए, जहां पर कि हो क्या रहा है कि नीचे एक लेंस से इमेज आ रही है और वो इमेज सेंसर के ऊपर क्लिक हो रही है, पर आपको दिखाई नहीं दे रही। अब देखने के लिए वहां पर एक मिरर लगा दिया गया। अब मिरर क्या करेगा, मिरर के ऊपर लाइट प्रोजेक्ट होगी और वो ऊपर जाकर के आपको दिखाई दे जाएगी। तो एग्जैक्टली आप वो देख सकते हो जो कि लेंस खींचेगा। तो इसको बोलते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो अभी हम इस कहानी को, इस स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं और अब ये जान लेते हैं कि एक बेसिक जो कैमरा है, एक जो बेसिक डीएसएलआर है, वो फंक्शन किस तरीके से करता है। इसके बाद ही हम चलेंगे मिररलेस कैमरा के ऊपर, जो कि लेटेस्ट इनोवेशन है, जो कि आज हम लोग देखते हैं बहुत आराम से। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक डीएसएलआर कैसे फंक्शन करता है। एक कैमरा के प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेंस। लेंस के बाद में आता है मिरर, शटर, सेंसर, पेंटाप्रिज्म और व्यू फाइंडर। अब इनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं, एक डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। सो बेसिकली इस लेंस के थ्रू लाइट जाती है, लाइट क्रॉस होती है और वो पीछे पड़ती है मिरर के ऊपर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो जाती है ऊपर पेंटाप्रिज्म के ऊपर। पेंटाप्रिज्म के ऊपर जब लाइट जाती है ऐसे क्रॉस होगी, फिर वो पेंटाप्रिज्म पे रिफ्लेक्ट करके और घूमकर आपको पीछे व्यू फाइंडर में दिखाई देता है। तो व्यू फाइंडर हालांकि लेंस के ऊपर लगा होता है, पर हो क्या रहा है कि वो लाइट यहां से क्रॉस हो रही है, यहां पर मिरर पे हिट करती है, ऊपर जाती है, हिट करती है, फिर पेंटाप्रिज्म पे प्रॉपर्ली हिट करते हुए और यहां पे व्यू फाइंडर के ऊपर इमेज को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसको आप बेसिक तरीके से आप इसको घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। 2-3 मिरर के अंदर से आप देखोगे तो वहां पे मिरर में से इधर कुछ है, यहाँ पे कुछ और है। आपको ऐसे घूम करके आपको यहाँ की चीज को अगर आपको देखना है तो आप मिरर की प्लेसमेंट इस तरीके से करोगे कि आप यहाँ पर बैठे हुए भी देख सकते हो कि आपके इस तरफ क्या हो रहा है। यही प्लेसमेंट पेंटाप्रिज्म के अंदर है। अब जब आपको व्यू फाइंडर में इमेज दिखाई दे जाती है तो उसके बाद में जो इमेज छपनी है वो छपती है पीछे सेंसर के ऊपर। जहां पहले नेगेटिव्स होते थे, अब डिजिटल एज के अंदर क्या होता है, सेंसर होता है और सेंसर के ऊपर इमेज जो है प्रिंट होती है। सेंसर को आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। अब जब मिरर अप होगा तो पीछे सेंसर पे इमेज जाएगी, पर डायरेक्टली सेंसर पर इमेज नहीं जाएगी। अब जो यहां पर मिरर और सेंसर के बीच में एक और चीज है जो कि है शटर। तो जब तक शटर नहीं खुलेगा तब तक सेंसर के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, जब तक मिरर अप नहीं होगा तब तक पीछे सेंसर पे लाइट नहीं पड़ेगी। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि लाइट आई, मिरर पे गई, हमने बटन दबाया, मिरर अप हुआ, पीछे शटर खुला और सेंसर के ऊपर ये लेंस से लाइट डायरेक्टली चली गई।
एक चीज को आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पर मिरर उठेगा उस वक्त व्यू फाइंडर पे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब व्यू फाइंडर तक कोई भी लाइट नहीं जा रही है, और जिस वक्त मिरर डाउन आएगा उस वक्त यहां से हिट करके वो ऊपर दिखाएगा। यानी कि जिस वक्त ये कैमरा इमेज को कैप्चर कर रहा है उस टाइम पर वो व्यू फाइंडर पे कुछ नहीं दिखा सकता। ये एक लिमिटेशन है इस टेक्नोलॉजी की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक डीएसएलआर फंक्शन करता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आपके हाथ में डीएसएलआर होगा तब आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पर रुकिए, अभी आपको डीएसएलआर अभी भी नहीं चाहिए। अभी आप सिंपल इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम के बाद में आप जब मूव करेंगे तब हम बात करेंगे सेंसर की, यानी उस पार्ट की जिस पार्ट ने एक्चुअल में इमेजेस को कैप्चर करना है, जो कि नेगेटिव को बदलते हुए, याद है वो प्लेट, जिस प्लेट के ऊपर इमेज डेवलप होती थी वो कभी फेड हो जाता था, उसकी जगह धीरे 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 अब डिजिटल सेंसर्स ने ले लिया, और सेंसर्स बहुत स्ट्रांग है। तो अभी जब आप कैमरा लेने के लिए जाएंगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ये सेंसर है, ये सेंसर है, ये सेंसर है। अभी नहीं, इसके बाद में हम जब बात करेंगे सेंसर्स की तब आप जाइएगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा कैमरा आपको खरीदना है, और जो सेल्समैन है वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डीएसएलआर के बाद में अब जो कैमरास हैं वो हैं मिररलेस कैमरास, यानी कि ऐसे कैमरा जिसके अंदर मिरर नहीं है। यानी कि हम वापस पीछे उस जगह पर आए हैं जहां पर के ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास थे, एक ऊपर देखता था जिससे आपको दिखाई देता था और नीचे से इमेज कैप्चर करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी ने अब इतनी एडवांसमेंट ले ली है कि अब यहाँ पे सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होते हुए भी यहाँ से मिरर को हटा दिया गया, और जैसे मिरर हटे वहीं पर ही कैमरा जो हैं बहुत पतले हो गए हैं, बहुत लाइट वेट हो गए हैं। क्योंकि जो मिरर का जो मैकेनिज्म था उसको लगाना आसान काम नहीं था। अब आप ये सोच के देखिए कि हर बार मिरर ऊपर जाएगा, मिरर जाएगा, झटके से ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग होगा कि उसने बार बार ऊपर जाना है, बार बार नीचे गिरना है, और नीचे गिरना भी है तो वो टूटना नहीं चाहिए, उसकी अलाइनमेंट खराब नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह पे बार बार ऊपर जाए, बार बार नीचे आए। तो आप सोचिए कि वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो मैकेनिज्म है, वो कितना स्ट्रांग होगा, कितनी बार उसको टेस्ट किया गया होगा, और कितना हैवी होगा। अब हैवी को आप यहां पर ये दो इमेजेस को आप देखिए, एक डीएसएलआर कैमरा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको एक मिररलेस कैमरा दिखाई दे रहा है। तो डीएसएलआर आप देखिए कितना बड़ा डीएसएलआर है, और वहीं आप यहाँ पे मिररलेस कैमरा को देखिए, बहुत छोटा सा, हल्का सा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं यार ये तो प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं है, बहुत छोटा सा लग रहा है तो, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ वो मैकेनिज्म को वहां से हटाया गया है, और उस मैकेनिज्म की जगह जो अब ले ली है वो ले ली है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ने। यानी कि अब जहां वो मिरर था उस मिरर की जगह पर एक सेंसर लगा हुआ है, जो कि आप क्या खींचने वाले हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली आपको ऊपर व्यू फाइंडर में दिखाता है। तो अगर आप मिररलेस के व्यू फाइंडर्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में किसी एलसीडी पर या किसी टीवी को देख रहे हैं, जिसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो अगर मैं सनलाइट में शूट कर रहा हूं, कहीं मैं आउटडोर शूट कर रहा हूं, या बहुत हैवी लाइट है जहां पर कि पीछे मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, बहुत ज़्यादा लाइट उस पर पड़ रही है, तो बड़ा आसान हो जाता है कि मैं वहां पर व्यू फाइंडर के अंदर आराम से अपनी डिटेल को देख सकता हूं। वो इस तरीके से लगता है कि मैं अपने मॉनिटर पे अपनी स्क्रीन पर ही देख रहा हूं, एक एक डिटेल पे मैं वहां पर जा सकता हूं। और उसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आपको जो एक रियलिटी में जो आपको चीज़ें दिखाई देती थी, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने फोटोग्राफर्स हैं, हमने नेगेटिव भी शूट किया है, राइट, हमने डीएसएलआर यूज़ किया है जहाँ पर कि बिल्कुल मेरे को लाइफ दिखाई देती है, जहाँ मेरे को बिल्कुल सामने क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली दिखाई देता है, वो ऐसा दिखाई देता है कि जिसको कि मैं अपनी आंखों से देख पाता हूँ। वहीं यहाँ जब मिररलेस में हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है मैं टीवी देख रहा हूँ। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, पर जो मैक्सिमम, क्योंकि अब मैं डीएसएलआर से मैं खुद मिररलेस पे शिफ्ट हो चुका हूँ, आसान नहीं था मेरे लिए, पर अब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लाइट वेट कैमरा है, आराम से कहीं पर भी आप उसको लेकर के जा सकते हो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मेरे को अब आदत पड़ गई है उसके अंदर देखने की। मज़ा ये आता है कि अब मैं व्यू फाइंडर में बहुत कम देखता हूँ, अब मैं बहुत आराम से इसके पीछे एलसीडी के ऊपर ही अपना पूरा सीन कंपोज कर देता हूँ। सो टेक्नोलॉजी जितना बढ़ती जा रही है, जितना चेंज होती जा रही है, अगर हम पहले जाएं, पहले वहाँ पर एक ज़रूरत के हिसाब से कैमरा डेवलप हुआ था। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा चेंज होती जा रही है उतना ही फोटोग्राफी आसान होती जा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी कैमरा उठा के आप कुछ भी खींचें और वो आप कह दें कि जी ये मैंने आर्ट खींची है या मेरी फोटोग्राफी है, जो कि आज की डेट के अंदर हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप जाइए, वहाँ पे ऐसे ऐसी फोटोग्राफ्स डलती हैं जिनके ऊपर लाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पसंद भी नहीं आ रही होती, फिर भी आपको लगता है चल एक लाइक तो दे देते हैं। सो
कैमरा जहाँ एक तरफ इजी कर रहे हैं फोटोग्राफ्स को कैप्चर करना, फोटोग्राफी को करना, वहीं यहाँ पर बहुत ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर्स को क्लिक कर रहे हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। सो मैं आपको ये बोलूँगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप अपने कैमरा को उठाएं या आप अपने फ़ोन से भी अगर कोई भी पिक्चर खींच रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि जो आप पिक्चर खींचने जा रहे हैं उसकी सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आप क्यों उस पिक्चर को खींच रहे हैं। क्या आपको उसमें कुछ अच्छा लग रहा है, क्या कोई कलर अच्छा लग रहा है, या कोई एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, क्या आपको वहाँ पे कोई स्टोरी है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद में आप पिक्चर को क्लिक कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप ये मान के चलो कि आपके पास में अभी भी रील्स डली हुई हैं जिसमें आप सिर्फ 32 शॉट्स ले सकते हो, और वो 32 शॉट्स आपको वेस्ट नहीं करने हैं। तो प्लीज़ ये मत करो कि आपने कैमरा उठाया और हमारे पास तो डिजिटल है, नेगेटिव के पैसे नहीं लग रहे हैं, वॉशिंग होनी नहीं है, डेवलपिंग होनी नहीं है, तो बटन दबाए खींचते चले गए। प्लीज़ स्टॉप, थिंक फर्स्ट एंड देन क्लिक द पिक्चर। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसके 10 पिक्चर्स खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सिर्फ कैमरा उठा करके ऐसे खींचते चले जाओ और आपको लगे कि भाई मैंने 500 पिक्चर्स खींच ली हैं, इसमें से एक तो अच्छी आ जाएगी, वो फोटोग्राफी नहीं है। सो आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करना चाहें, आप कैसा भी फोटोग्राफर बनना चाहें, आप भले ही फाइन आर्ट फोटोग्राफर बनना चाहें, आप बनना चाहें एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर, या लैंडस्केप फोटोग्राफर, या फैशन फोटोग्राफर, सबसे ज्यादा जरूरी है कोर ऑफ फोटोग्राफी, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। और अब आगे हम सीखना शुरू करेंगे बेसिक्स, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो उसके बाद में आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप किसी भी जॉनरा के अंदर आप अपनी कमांड बना सकते हैं, आप उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर सबसे पहले चीज़ है कि आपको अपने कैमरा को हैंडल कैसे करना है, आपको कैमरा खरीदना कौन सा है, आपको किन लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और किस तरीके से आप अपने शॉट्स को लेना शुरू कर सकते हैं।